हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास की कहानी को 22 भाग में पढ़ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं, हम टुकड़ों में पढ़ सुन रहे हैं क्योंकि लंबा उपन्यास है, एक साथ नहीं सुना जा सकता। अभी तक हमने सुना कि होरी जो एक किसान है और अपने खेतों में काम करता है, परिश्रम करके कमाता है, परंतु वो इतना नहीं कमा पाता कि उसके परिवार का कार्य चल जाए। तो उधार और कर्ज से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके सबसे बड़ा पुत्र गोबर है और 2 बेटियां सोना और रूपा हैं। उसकी इच्छा ये बहुत है कि वो जीवन रहते एक गाय को लेकर आए। गाय रखना वो बहुत शुभ मानता है, किंतु वो जीवन में ऐसा कर नहीं पाता है। अब गोबर सबसे बड़ा बेटा है। वो एक गांव के पास में भोला नाम के व्यक्ति की पुत्री से प्रेम करता है। प्रेम करते के चलते हुए उसकी बेटी झुनिया माँ बनने वाली है। जब गोबर को पता चलता है तो वो अपने घर के पास छोड़ करके झुनिया को और वो पलायन करता है, भाग जाता है शहर को बिना बताए। झुनिया बहुत परेशान और वो उसकी माँ धनिया के पास जाती है, उसके पैर पकड़ती है, रोती गिड़गिड़ाती है। धनिया बहुत नाराज़ होती है पहले, फिर होरी को लाती है। होरी भी बहुत नाराज़, किंतु फिर दयावश ये इसको बाहर नहीं निकाल पाते कि इस स्थिति में जब वो माँ बनने वाली है वो कहाँ रहेगी, कहाँ भटकेगी। इसके भाई तो खून के प्यासे घूम रहे थे और पिता भी बहुत नाराज़ थे। ये दोनों रख लेते हैं, परंतु जैसे जैसे समाज में ये बात फैलती है, लोग नाराज़ हो जाते हैं। पंचायत बैठती है। अब पंच लोग जो है उसको कहते हैं कि या तो वो झुनिया को निकाल दें या 200 रुपये नकद और 30 मन अनाज पंचों को दें। अब होरी जो है वो समाज से अलग नहीं रहना चाहता, इसलिए वो ये दंड जो है स्वीकार कर लेता है। 100 रुपये जुर्माना अपने घर को गिरवी करके और 30 मन अनाज जितना भी होता है वो सब दे देता है। एक एक दाना जो भी होता है उसके पास में, उनके खाने को भी 1 किलो भी थोड़ा भी अनाज नहीं बचता। किसी तरह मजदूरी करके खेत का अपना जो खेतों में मजदूरी करके परिवार अपने खाने का जुटा पाता है। इधर 1 वर्ष हो जाता है गोबर को गए हुए, वो लौटता है तो घर में खुशियाँ छा जाती हैं पुत्र के आने से। साथ में कुछ वो पैसा भी लाता है, सबके लिए उपहार लाता है, तो बहुत खुश होते हैं और समाज में भी जो है सम्मान लौटता है, इससे बहुत खुश होते हैं। किंतु कुछ दिन रहने के बाद ही गोबर पैसा कमाने के चक्कर में फिर जाता है और माँ बाप के मना करने पर वो लड़ झगड़ कर अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। अब कई वर्ष हो जाते हैं, गोबर घर नहीं लौटता है। इधर जो बहनें हैं गोबर की, होरी की पुत्री बेटी सोना बड़ी वाली, वो 17 वर्ष की हो जाती है। होरी चिंतित, बहुत चिंतित, कैसे करे, कैसे इंतजाम करे। कर्ज में डूबा हुआ है, पास में कुछ है नहीं, और जिनसे कर्ज लेता है उनके पहले ही ले चुका है, अब वो किससे मांगे। फिर भी वो सोचता है कि चलो प्रयत्न करते हैं, शायद कोई दे दे। सबसे पूछता है, कोई तैयार नहीं होता है। बाद में दुलारी सहुआइन, जिनको भाभी कहता था होरी, और स्नेह भाव भी था, तो उससे कहता है तो किसी तरह से दुलारी तैयार हो जाती है और गन्ना कटने पर पैसा देने को कहती हैं। होरी घर लौटता है तो धनिया को ये सूचना देता है और कहता है विवाह की तैयारी करे और पैसा मिल गया है। सोना सुनती है कि उसके पिता ने उसके जो उधार लिया है विवाह के लिए, कर्ज लिया है,
तो वो परेशान होती है और घर में रह रही सहेली सिलिया से कहती है कि वो जिस लड़के से उसका विवाह तय हुआ था, मथुरा नाम का, उसके पास जाए और उससे कहे कि अगर वो बिना दहेज के विवाह कर लेगा तो वो राजी है, अन्यथा वो विवाह नहीं करेगी और अपनी जान दे देगी। सिलिया मथुरा के पास जाती है, वो अचानक खेत में ही मिल जाता है और उसको सारी बात बताती है। तो मथुरा अपने पिता के पास ले जाता है। पिता को सारी बात सिलिया बताती है। मथुरा लेके गया था चूंकि, तो मथुरा की बड़ी पिटाई होती है। सिलिया परेशान होके अपमानित होकर के लौट आती है और सोना को सब बात बताती है। सोना को ये तो खुशी होती है कि मथुरा अच्छा व्यक्ति है। रात बीतती है और दूसरे दिन ही जो गौरी शंकर थे, मथुरा के पिता, जो ससुर होने वाले थे सोना के, वो उनका पत्र आता है होरी के पास में कि वह जो है विवाह करने को तैयार हैं, उनको कोई भी दहेज नहीं चाहिए। और इस प्रकार से धूमधाम से विवाह करने की तैयारी आरंभ हो जाती है। 22 भाग में जब हम आते हैं, 21 भाग पढ़ लेते हैं, 22 भाग में हम सुनते हैं तो लेखक ने इस भाग में जुनिया के पिता भोला के परिवार की दुर्दशा, लड़ाई झगड़े के वर्णन किया है। भोला ने पुनर्विवाह किया है। लड़कों को उनके ये पसंद नहीं आता है दूसरा विवाह करना, इसलिए झगड़ा होना स्वाभाविक था। लड़कों ने उन्हें पीटा, झगड़ा हुआ और उन्होंने घर के बाहर पीट पाट के निकाल दिया। अब इधर लड़कों ने निकाल तो दिया, किंतु वो भोला जितना कार्य करता था अपने जानवरों के लिए, खेतों के लिए, उतना कोई नौकर भी नहीं करेगा। बच्चों ने नौकर, लड़कों ने जो है नौकर रखा, किंतु वो कार्य नहीं करते थे। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। पिता को निकाल कर वो लेने जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं घर लौट चलो, लौटने के लिए कहते हैं। अब आगे का जो 23 भाग है वो हम आगे लेखक के शब्दों में सुनते हैं। कहानी इस प्रकार से आरंभ होती है। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देखते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं, ऐसा वह सोचते। वह तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन के लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते। मंगरू शाह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब और अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन में भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद ना की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपये हो गए थे, मगर न होरी का ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का, डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप बैठ गया। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ ना तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी का दावा कर लिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना न चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बैठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर ना थी क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई,
उसे पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया तो उसे मालूम हुआ सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगा। धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मगरू शाह पूजा पर थे, मिल ना सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ ना सकी। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई, बोली भी हो गई मगरू शाह ही के नाम। कोई दूसरा आदमी बोल सका नहीं, कोई दूसरा आदमी न बोल सका। माता दीन भी धनिया धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह छोड़ भी रखा है, तेरी गालियां क्या उन्होंने ना सुनी होंगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी, तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी, मैं क्या करूँगा। गालियां देकर जीभ तो खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मगरू शाह की है। मगरू शाह ने मरमर कर जेठ दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब चीज मगरू शाह की है, हम उनके कर्जदार नहीं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ में एक नई समस्या आ खड़ी पड़ी। दुलारी इसी ऊख के पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही 200 रुपये बाकी थे। सोचा ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की शाख 200 तक थी, उससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालग सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी, गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बनती हो सकती थी वो कर चुका, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पालो, घर है, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, उसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न थी, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने सीखा ही नहीं था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब क्या करेंगे। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला, यही तो तुम चाहते थे। होरी जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है, किसी का दोष हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है तो जमीन रेहन रख दूं। जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या, मजूरी। अगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उसी पर उसकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर तो क्या कहती है। धनिया ने हाथ कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेके आएंगे, 1 जून मिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान को यही इच्छा है, हमारी नाक कटे, मुंह में कालिक लगे तो हम क्या करेंगे। सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने आ जाती है, वही दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली जा रही समधी, नाव बैठो। नोरी ने दिग्विजय कर लिया था, अब जमानत को पक्ष में बटोर लेने के प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी। नूरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई, बिटिया का विवाह कब तक है। धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने सुना है सराहालग में होगा, तिथि ठीक हो गई है। हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है, मुझे तो न्योता देना है, तुम्हारी तो लड़की न्योता कैसा, दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया समंजस पड़ गई, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, सामान क्या रख करना है, कुछ कन्या तो देना है।
नूरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे, मैं तो पहली बेटी है, दिल खोलकर करो। और ये हंसा मानो कह रहा था कि तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा है। बोला रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करूं, तुमसे कौन पड़ता है, बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर कहाँ का रोना था। चिट्ठी पत्तर तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजता। यह दूसरा साल है एक चिट्ठी नहीं भेजी। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर लिए हुए सिर पर यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है अभी के दिन की। बर तो ठीक हो गया है ना। हाँ हो गया, रुपयों का बंदोबस्त हो गया तो इस महीने ब्याह कर देंगे। नोरी दिल की ओछी थी, इधर तो उसने थोड़े से रुपए जोड़े थे, वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना को विवाह के लिए रुपए कुछ दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोरी ने तो इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर का बखान करते फिरेंगे, गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों को मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में आ जाए तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने ही उसकी ओर देखा नहीं। नोरी दिल की नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था, लज्जा थी। नोरी उतनी बुरी नहीं जितना लोग समझते हैं। नोरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी। कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी सकचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों ही सो का तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोरी ने अपना पन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ फैलाए क्यों। सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ मेरे रुपए तो छूत लगी है, हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा पाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी तुम्हें बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए, तुम कितने दे सकोगी। 100 रुपए में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए, जो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी, तो इतने में बड़ी खुश फैली के काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश से में छबीली रंगीली उल्टा नोरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितना सहृदयता थी, कोपलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नूरी उठ खड़ी हुई और कहती हुई घर से निकली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता था कि कंधों पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं
और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है कि मैं ना किसी पर हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा काम करो, व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी घुसता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर 100 भैंसें लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने को सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की यह भोला कि सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए, मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आना, रुपए दे दूंगी। कुछ पढ़ा लिखा पढ़ी? तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया था, वह अंदर चली गई और होरी अपने घर लौट आया। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।